आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट मतलब इसमें जो कंटेंट होगा, टॉपिक्स होंगे, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे देखेंगे जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, फिर इसके जनक कौन है, फिर इसका वर्गीकरण कितने खंडों में किया गया है, फिर इसके स्वरूप और घटक क्या है, फिर विविध पक्ष के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, कह रहे कि ये जो अर्थशास्त्र है, क्या तो अर्थशास्त्र जो है मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक। अगर बात करें हम एडम स्मिथ के बारे में, तो एडम स्मिथ के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा को अपने एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसका प्रकाशन हुआ था 1776 में, उसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं, ये क्या है, तो ये धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। कब? तो 1776 में अपने प्रकाशित एक बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक ये खुद एडम स्मिथ हैं, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूएसए के रहने वाले थे। और इन्हीं के द्वारा जो है मुक्त व्यापार नीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और याद होना चाहिए 1813 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था, चार्टर एक्ट 1813, और उसी में सबसे पहले मुक्त व्यापार नीति को बढ़ावा देने का बात किया गया था। फिर अगर बात करते हैं इसके वर्गीकरण के, तो वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भी हम वर्गीकरण को आगे देखेंगे। फिलहाल हम अध्ययन के दृष्टिकोण से इन दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको एक को व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। हम एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो कह रहे हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक। और समष्टि को बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर व्यष्टि की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा। तो जो व्यवस्था के ये जो कि एक इकाई या एक इकाई के छोटे छोटे जो भाग या पहलू होंगे उनको शामिल किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और समष्टि के साथ साथ जो होता है, इसमें अर्थशास्त्र के बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग नीचे देख सकते हैं, जैसे कि व्यष्टि में देखिए तो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फॉर्म, एक उद्योग, एक बाजार आदि का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अगर हम समष्टि की बात करें तो ये बहुत बड़ा, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, मुद्रास्फीति, स्फीति यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर शिकार होगा फॉर्म में। फिर गरीबी, बेरोजगारी आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरह से बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इकोनॉमिक्स के। बाकी ये तो देखिए, ये किसी व्यक्ति एक चीजों से जुड़ा हुआ चीज है। तो जहां पे एक चीजों से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं व्यष्टि, और जहां पे एक ऐसे पहलू का अध्ययन किया जाए जहां जिसका संबंध मतलब एक से अधिक चीजों से हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं समष्टि। अब व्यष्टि के अंतर्गत देखिए क्या क्या रखा जाता है। व्यष्टि के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन एवं आर्थिक गतिविधियों को का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मांग एवं आपूर्ति, ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु की मांग अगर बढ़ती है, ठीक, तो उसकी आपूर्ति का जो जो प्रोसेसिंग होगा वो किस रूप में होगा, ठीक, उसका सप्लाई चेन कैसा होगा, उसके बारे में यह अध्ययन कराता है। फिर वो दूसरा है कि मूल निर्धारण से संबंधित जो समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। और इसके जो प्रमुख घटक होंगे, ठीक है, किसके, तो समष्टि के, तो प्रमुख घटक में कौन कौन से होंगे? प्रमुख घटक में होंगे भुगतान संतुलन, फिर राजकोषीय नीति, फिर मौद्रिक नीति, फिर मुद्रास्फीति, फिर अस्फीति, फिर मुद्रा की आपूर्ति एवं साख सृजन, फिर विनिमय दर। इन सारी चीजों को हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब का जो संबंध है इकोनॉमी के बहुत बड़े मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आगे चल के हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है कि हम अर्थशास्त्र में क्या है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके विषय में ये है। पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम चीजों को एक इंट्रोडक्टिव वे में, ठीक है, परिचय के परिदृश्य में देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसके जो प्रमुख घटक हैं तो कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता व्यवहार, क्योंकि ये किसी एक चीज से संबंधित हो गया, ठीक है। कीमत सिद्धांत कि किसी वस्तु का कीमत कब घटेगा कब बढ़ेगा। फिर उत्पाद व्यवहार, जैसे कि कब किसी वस्तु का उत्पाद घटना चाहिए बढ़ना चाहिए, और इसका जो संबंध है पूरे इकोनॉमी से किस तरीके से होगा, इन सब का अध्ययन हम लोग
हम किस में, व्यष्टि में करते हैं, बाकी इन सब का हम अध्ययन करते हैं समष्टि में। एक नोट पॉइंट है कि इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन से, समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत भी रखा जाता है या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनसे अर्थशास्त्र का निर्माण होता है, यानी कि वो कौन कौन से घटक या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र के तहत आर्थिक गतिविधियों को हम लोग अनेक डायग्राम में रख के समझते हैं या पढ़ते हैं। तो उसमें देखिएगा, ठीक, उसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम एक क्रमिक मतलब क्या रूप में बताया जाता है। तो प्राथमिक अगर बात किया जाए तो प्राथमिक के अंतर्गत वे प्राकृतिक संसाधन को के उत्पादों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक स्तर पे जिनका उत्पादन होता है, जैसे कि कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन वगैरह। हालांकि आगे दिया हुआ एग्जाम्पल करें कि इसे कृषि तथा संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध कृषि तथा उनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों का होता है। फिर बोला कि इसके तहत निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का को शामिल किया जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन और पशुपालन, फिर कृषि तथा संबंध क्षेत्र, फिर वानिकी जिसको बागवानी भी कहते हैं, और खनन तथा उत्खनन कार्य। ये सारे के सारे देखिए प्राकृतिक से हम सीधे निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इन चीजों को आगे सप्लाई करते हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे कौन होंगे, प्राथमिक। कहने का अर्थ सीधे है जिसका उत्पादन या संबंध सीधे प्राकृतिक तौर पे प्राकृतिक से हो, ठीक है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, क्या, प्राथमिक क्षेत्र। और इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और कृषि तथा संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र देखा जाए तो जिस प्राथमिक ये वस्तुओं से, ठीक है, फैक्ट्रियों में इनसे अन्य चीजों का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से कौन हो गया, एक तरीके से ये औद्योगिक क्षेत्र हो गया, क्योंकि इन क्षेत्रों को हम कहाँ पे वस्तुओं के रूप में निर्माण करेंगे, तो उद्योग में, कल कारखानों में। तो कह कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को जो अपने गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। तो अपने गतिविधियों में कच्चे माल के तरह कौन उपयोग करेगा, तो उद्योग करेगा, इंडस्ट्री करेगा, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। फिर बोला कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से भाई, तो पहला है विनिर्माण, फिर है निर्माण, फिर बताया गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति। ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये गतिविधियां शामिल की जाती है। फिर हम एक प्रोसेस के थ्रू इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चे माल है क्या है, तो मक्का या आलू, ठीक। फिर अगर हम लोग देखें तो उसके बाद है खनन कर निकाला गया, मतलब जो लोहा निकाला जाता है। तो इससे अगर हम यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे हम इसको देखें तो इस प्राथमिक स्तर पे जो मक्का और आलू है, इसे हम लोग क्या बनाते हैं फैक्ट्रियों में या कल कारखानों में ले करके, इसे बनाते हैं हम लोग चिप्स, इससे बनाते हैं हम लोग पॉपकॉर्न। तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये निर्माण जो है पॉपकॉर्न का और चिप्स का निर्माण किससे हुआ है, इस प्राथमिक वस्तु से हुआ है। लेकिन कहाँ पे हुआ है, इस प्राथमिक स्तर से निकल के कल कारखानों में जाकर के इसका निर्माण हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र के वस्तु, ठीक है। उसके बाद ये लोहा और खनन कार्य जो किया गया है, लोहा और खनन कार्य, तो लोहा और खनन कार्य को हम लोग ऊपर पढ़े हैं प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन इस लोहे और लोहे का जो खनन किया गया, तो इस लोहे के खनन के पश्चात इन लोहे से क्या बनाया गया, चाकू बनाया गया, छड़ बनाया गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके द्वितीय क्षेत्र के वस्तु हो गए। अच्छा, इसमें चूंकि मुझे ऐसे करके यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए था, यहाँ पे दो चीजें जो लिखी गई है, एक है निर्माण और एक है विनिर्माण। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए विनिर्माण उसे कहते हैं जिसका रिसाइकल पुनः किया ना जा सके, और निर्माण कहते हैं जिसका रिसाइकल संभव हो। जैसे कि मान लीजिए आलू से अगर आप, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा इसको रेफरेंस लेकर के समझा मैं यहाँ पे लिखवाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आलू से और मक्का से आपने पॉपकॉर्न बना दिया, फिर चिप्स बना दिया, तो आप पुनः इसको क्या नहीं कर सकते हैं, आप पुनः इसको इस पॉपकॉर्न और चिप्स पे मक्का और आलू नहीं निर्माण कर सकते हैं। तो इस ऐसी चीजों को जिसका पुनः रिसाइकल नहीं किया जा सके क्या कहते हैं, विनिर्माण कहेंगे। लेकिन ये जो चाकू है, जो बनाया किसे गया है, लोहे का खनन कार्य करके इसे निकाल के फिर इसे बनाया गया है।
तो इस चाकू से पुनः चाहे, क्योंकि चाकू किस चीज का, लोहे का है, तो इसे पुनः चाहे तो क्या बनाया जा सकता है, इसे लोहा पुनः बनाया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे निर्माण। ठीक है, तो जिसका पुनः रिसाइकल किया जा सके उसको बोलते हैं निर्माण, जिसका रिसाइकल किया ना जा सके, एक तरीके से रिसाइकल या रीयूज ना किया जा सके, उसे कहते हैं हम लोग क्या, मतलब क्या, जिसका रीयूज किया जा सके यानी कि पुनः उपयोग में लाया जा सके तो उसको बोलेंगे निर्माण, जिसका पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके उसको क्या कहेंगे, विनिर्माण। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र जो है इसको हम एक तरीके से सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो कहा कह रहा है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो हम इसको सीधे, जैसे कि सीधे क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र, जो वहां पे है, कहा क्या कहेगा, सेवा क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक स्तर पे हमने क्या किया, कृषि कार्य किया, द्वितीय स्तर पे हमने किया था उन कृषि प्राथमिक चीजों को हमने उद्योग में लाया और उसको बनाया, किसी भी चीज को, या आलू से चिप्स बनाया, या फिर मक्का से पॉपकॉर्न बनाया। फिर उस मक्का के पॉपकॉर्न को और आलू के चिप्स को बेचेगा कौन भाई, तो कौन बेचेगा, तो उसको बाजार में किसी दुकानदार द्वारा बेचा जाएगा। ठीक है, तो उसको बेचने का एक तरीके से जो सर्विस जो कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो दुकानदार कर रहा है। तो वो जो दुकानदार होगा वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का क्या घटक हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, वो सेवा उसमें दे रहा है, एक तरीके से सर्विस दे रहा है। बेचने का काम क्या कर रहा है, वो बेचने का था तो वो सर्विस दे रहा है। तो इसमें क्या करके यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो क्या था, वो एक तरीके से पॉपकॉर्न, मक्का जो था, और दूसरा था आलू, तो उसे बने हुए चीजों को क्या किया उसने, द्वितीय, जब उसे हम लोग बनाया तो वो क्या चीज हो गया, वो द्वितीयक हो गया। तो पॉपकॉर्न को भी और चिप्स को भी वो दुकान में बेच रहा है, तो उसको भी वो सेवा दे रहा है। फिर ऐसा तो नहीं कि उस दुकान में चावल नहीं बिकता हो, ऐसा तो नहीं कि उस दुकान में दाल नहीं बिकता हो, और चावल दाल तो एक तरीके से, चाहे मक्का नहीं मिलता हो या आलू नहीं बिकता हो, और चावल दाल मक्का तो सारे के सारे क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र के हैं। तो वो प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ द्वितीय क्षेत्र को भी वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो सेवा प्रदान करता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, या जो तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र या आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया था उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत है व्यापार, होटल और रेस्तरां। तो व्यापारी का काम तो यही होता है ना, मतलब क्या, जो जैसे कि दुकानदार जो है वो एक तरह का व्यापारी ही है। फिर होटल भी तो एक तरह का बिजनेस ही है ना, जहाँ पे लोगों को वहां पे आप खाना देते हैं, फिर वहां पे रहने के लिए देते हैं, तो वो भी रेस्तरां भी वही हो गया। परिवहन या संचारण या भंडारण की बात करते हैं। परिवहन, मान लीजिए कोई चीज ये बना, कृषि का उत्पादन हुआ, तो उस कृषि से कुछ चीज बनाया गया, तो उस कृषि को यहाँ से वहां ले जाने, ठीक है, का जो कार्य करता है वो परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और भंडारण, किसी चीज को अगर हम एकत्रित करके रखते हैं, कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भी अगर रखते हैं, तो वो भंडारण के तौर पर वो तो सेवा ही दे रहा है। ठीक है, संचार जो है, एक तरीके से हम बातचीत कर पा रहे हैं, तो वो संचार क्या कर रहा है, हमें एक तरह का सर्विस दे रहा है, सेवा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। फिर वित्तीय सेवा में देखिएगा, पैसों को जो रखने का जो कार्य कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके से मतलब क्या, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो बीमा और बैंकिंग को भी तृतीय क्षेत्र में वित्तीय सेवा के अंतर्गत रखते हैं। फिर चिकित्सा भी हमारी सेवा के अंतर्गत ही आ जाएगा। फिर रियल एस्टेट, जो जमीन की खरीद बिक्री की जो होती है, ये भी चले आ जाएगी। फिर लोक प्रशासन, क्योंकि लोक प्रशासन किसके सेवा में कार्य करता है, तो जनता के हित में कार्य करता है, तो ये भी किस में आ जाएंगे, आपके तृतीय क्षेत्र में। अब आते हैं चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या जो होता है, कह रहा है कि यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत स्वरूप होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सेवा ही होता है, लेकिन इसमें जो ज्ञान का जो स्तर होता है तृतीय क्षेत्र से बहुत ऊपर का होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला है कि इसके अंतर्गत सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीक, कौशल, कर प्रबंधन, सॉफ्टवेयर, शोध अनुसंधान संस्थान या म्यूचुअल फंड जैसे प्रबंधक को शामिल किया जाता है। यानी कि ये वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, चाहे वो टीचिंग के क्षेत्र में हो, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर वो एक तरह का रिसर्चर हो, या फिर वो टैक्स को मैनेजमेंट करने वाला बहुत अच्छा खासा, मतलब उसके अंदर स्किल हो, या फिर वो किसी तकनीकी को लेकर, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेकर काफी एक्सपर्ट हो, तो वो उन सारे व्यक्तियों को, कि वो भी एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से ये काफी अच्छे लेवल का, ठीक है,
उन्नत किस्म का ये स्किल दे रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम लोग चतुर्थ क्षेत्र में रखते हैं और इनको एक तरीके से तृतीय क्षेत्र क्षेत्र का एक उन्नत स्वरूप भी मानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पंचम क्षेत्र को। ठीक है, तो पंचम क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पंचम क्षेत्र में देखिएगा तो ये भी जो चतुर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, चतुर्थ का एक उच्चा और मतलब क्या ज्ञान के मामले में या किसी भी चीज के मामले में ये उनसे भी ऊंचा होते हैं, इनसे भी बढ़ के होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो अपने अपने क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि ये जो अगर हम विशेषज्ञता के बारे में या ज्ञान के आधारित बात की जाए तो ज्ञान में देखा जाए तो ये स्किल या ज्ञान में ये जो होता है हर ये जो चतुर्थ जो होता है तीसरे से भी बड़ा होता है, और जो पंचम जो क्षेत्र होता है वो चौथे से भी बड़ा और चौथे से भी ज्यादा स्किल्ड होते हैं, यानी कि निपुण होते हैं अपने कार्य में। उनको शामिल किया जाता है पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हम लोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो इसके अंतर्गत जो लोग शामिल होंगे शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक। तो देखिए ये जो एक तरीके से हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है कि विशेषीकृत ज्ञान तकनीक कौशल कर प्रबंधक सॉफ्टवेयर शोध यहाँ पे पढ़े हैं ना, तो ये भी शोधकर्ता भी होंगे, लेकिन ये क्या होगा कि वो काफी उच्च लेवल का होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वित्तीय प्रबंधक, इसमें यानी कि वित्त को कैसे प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कानूनी विशेषज्ञ या सलाहकार, यानी कि जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो वो व्यक्ति। फिर उच्च स्तर का सरकारी अधिकारी जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे के सारे, या फिर जो सचिव होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि हमने ऊपर ही बोला है कि वर्गीकरण हम लोग पहले व्यष्टि और समष्टि में करते हैं, फिर आगे चल के हम लोग उसके बेस, यानी कि उसको किस बेस पर उसको हम लोग अलग अलग वर्गीकृत कर रहे हैं, उस बेस के आधार पर हम लोग चीजों को फिर बांटेंगे अर्थव्यवस्था को। तो देखिए कह रहा है कि सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था को तीन भागों में, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है उस आधार पे हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था या जिसको साम्यवादी बोलते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमें सबसे अधिक पढ़ने की जो आवश्यकता है कौन सी, मिश्रित, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर बोला है कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे, यानी कि विकास के क्रम में वो किस अवस्था में है, उस अवस्था के आधार पे भी इसको अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। कौन कौन सा, तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। फिर बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे, यानी कि कौन से क्षेत्र की भूमिका उस देश की इकोनॉमी में कितना प्रतिशत है, कृषि का ज्यादा है, उद्योग का ज्यादा है या सेवा का ज्यादा है, तो उस आधार पे जो किसी देश की इकोनॉमी को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तो जैसे कि कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था या सेवा क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी में कृषि का कंट्रीब्यूशन, कृषि का योगदान बहुत ज्यादा, तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसी देश के विकास में, अर्थव्यवस्था में उस उद्योग का ज्यादा बहुत ज्यादा भूमिका है तो उसको क्या कहेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। और किसी देश की सेवा में मतलब देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक अगर भूमिका किस चीज की है, सेवा की है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, हम तो बोलेंगे कि वो जो देश है वो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। कौन कौन से, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भरता वाला अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से खुद पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब वो अर्थव्यवस्था जो दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब वो अर्थव्यवस्था जो ठीक है भाई दूसरे पे भी निर्भर है, और मतलब क्या मतलब और अपने पे भी निर्भर है, मतलब जो मिलता जुलता कर, जैसे कि यहाँ पे मिश्रित है तो उसी तरीके का ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नियोजन के आधार पे जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया, ये दो भागों में किया गया, पहला योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे कि शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पे अगर बात करें, यानी कि अगर विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों के साथ किस तरह का किसी देश का संबंध है, उस आधार पे भी हम दो भागों में बांटते हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में। कौन सा था, खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वो देश जो अपने अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों से परस्पर क्या किया है, जोड़ के रखा है, तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या कहते हैं कि वो अर्थव्यवस्था या वो देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों से किसी भी प्रकार से जोड़ना नहीं चाहता हो, ना ही जोड़ के रखा हो, तो उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मंगोलिया।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम एक एक करके चीजों को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हम लोग पढ़े हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगर एडम स्मिथ है तो जाहिर सी बात है कि एडम स्मिथ इसमें किस चीज की मतलब क्या किस चीज पे का समर्थन करेंगे? तो वो मुक्त व्यापार नीति का समर्थन करेंगे। और इस एडम स्मिथ ने अपने इस ये सिद्धांत जो दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, इसका जो उल्लेख किया था उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में किया था, जिसका प्रकाशन जो का 1776 ईस्वी में किया गया था। और इन्हीं के द्वारा जो है मुक्त व्यापार की नीति का भी मतलब क्या प्रतिपादन किया गया था। अब बोल रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पे, ठीक है, इसमें किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? निजी वर्ग की भूमिका होती है, ठीक है, यह अधिकार होता है। तथा वस्तु और सेवा के उत्पादन का निजी लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें जो व्यापार किया जाता है, चाहे उत्पादन जो किया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक क्या करना? अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक है, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इसमें वस्तुओं के उत्पादन कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, इन सब का निर्णय कौन करता है? तो निजी व्यक्ति जो व्यापार करता है। सपोज दैट, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर राम के द्वारा मान लीजिए मोबाइल बनाया जाता है, ठीक है, या खेती की जाती है, तो वो जो खेती करेगा या राम मोबाइल बनाएगा, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाएगा कि इससे मुझे कितना क्या हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। वो कहीं पे भी इस तरीके से नहीं सोचेगा कि मेरे खेती करने या ना करने से यहाँ के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो सीधे पूछेगा कि इससे मुझे कितना लाभ हो रहा है, और उस लाभ को ध्यान में रख के ही क्या करेगा, वो उसका व्यापार करेगा या उसका उत्पादन। सॉरी। नेक्स्ट बोला है कि इस व्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण पे सरकार की भूमिका क्या होती है? नग्न होती है, यानी कि सरकार इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। उसके उत्पादन और उसका जो वितरण होता है, वो पूर्ण रूप से जो नियंत्रक जो होता है वो कौन होता है? वो निजी वर्ग ही होता है। आगे देखते हैं, कह रहे कि इस व्यवस्था में बाजार की शक्तियां अर्थात मांग और पूर्ति का के द्वारा जो इनका क्या होता है? मूल्य निर्धारण होता है। जैसे कि देख लीजिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गांव घरों में देखिएगा अनाज जो है एक निश्चित कीमत पर सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक। उस अनाज की कीमत का बाजार में कितनी महंगाई है, ठीक, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है ना, उसमें किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, किस चीज पे तय करता है? किसी वस्तु का मूल्य इस बात पे तय करता है कि उसका डिमांड कितना है, ठीक है, उसकी पूर्ति कितनी है, सप्लाई कितना है। ना कि ये कि कि सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा हो गया और उसका मूल्य जो निर्धारण करेगा सरकार करेगा। नहीं, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे सीधे मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु का निर्माण मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो है मांग बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो मांग है 1500 है और उसका सप्लाई हो रहा है 500, तो ऑटोमेटिक उसका जो मूल्य होता है, उसका जो प्राइस होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उसका दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो गतिविधियां होती है किसमें? तो आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। अब देखिए पूंजीवादी जो जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या क्या मतलब क्या विशेषताएं हैं, तो कह रहे कि इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है, यानी कि आप इसमें चाहे तो व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। इसमें सरकार किसी तरह का आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर बोला कि अधिकतम लाभ कमाने का सिद्धांत इसमें होता है, यानी कि जितना अधिक से अधिक हो सके लाभ कमाओ। फिर बोला है कि राज्य एवं सरकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है, यानी कि राज्य सरकार इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर बोला कि मांग एवं पूर्ति का महत्व होता है, यानी कि इसमें कहते हैं कि मांग जितनी होगी पूर्ति उतना ही होगा, और उस मांग और पूर्ति के आधार पर उस वस्तु का क्या हो जाएगा? तो वस्तु का जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, वो तय की जाएगी। फिर बोल रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता की गारंटी इसमें दी जाती है, यानी कि यहाँ पे जब पैसा लेगा तो जाहिर सी बात उस पे क्या करेगा? उस पे उस वस्तु की क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसके वस्तु की विविधता को, यानी कि अलग अलग टाइप का वस्तु दिखने को मिलेगा। क्योंकि उसको क्या करना है? अधिक से अधिक वस्तुओं का सप्लाई करना है, अधिक से अधिक कमाना है। तो जब वो अधिक से अधिक सप्लाई करना है, अधिक से अधिक कमाना है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? वो वस्तुओं का
अच्छा से अच्छा तरीके से वो निर्माण करने का कोशिश करेगा। फिर बोला कि आर्थिक स्वतंत्रता होगी, जाहिर सी बात है कि जब सरकार की कोई पाबंदी नहीं होगी तो ये स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, ये स्वतंत्र दिखेंगे। अब आइए आप बात करते हैं समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक जिनको कहे जाते हैं वो कौन है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही एक सिद्धांत दिया गया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा हमने पहले देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे वो वस्तु के उत्पादन और वितरण पे किसका अधिकार था, तो निजी क्षेत्र का अधिकार था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, इसके अंतर्गत जो है सरकार का हस्तक्षेप होता है वस्तु के वितरण और उत्पादन में। तो हम लोग एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, ठीक है, जैसे कि रूस को है। अब बोला कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य एवं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल या वस्तुओं की सुविधाएं दी जाती है। वस्तु एवं सुविधाएं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी जरूरत है, ठीक है, 500 रुपये मतलब प्रति माह 5,000 की, ठीक है, कितनी है, 5,000 की जरूरत है। लेकिन उसमें उसके वो जो वर्क करता है वो वर्क इतना कर पाता है कि उसे मात्र कितना मिले, 4,000 रुपया मिले। तो इसमें क्या किया जाता है कि वो उसके ये नहीं देखा जाता है कि उसने कितना काम किया, वो ये देखा जाता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है, तो उसको 5,000 रुपया दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समाजवादी में सब व्यक्ति को चाहे किसी की आवश्यकता जितनी भी हो, वो जितना व्यक्ति काम करेगा, अगर एक व्यक्ति को 5,000 मिल रहा है और उसके घर में 5 आदमी है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार कोशिश किया जाएगा कि पांचों को मतलब क्या 5-5 हजार दे करके 25,000 दे दिया जाए। हालांकि ये अलग बात है कि चाहे उसकी आवश्यकता 25,000 की हो या ना हो, लेकिन साम्यवादी में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ये चीन है। अब बोला कि अर्थव्यवस्था का अगर देखा जाए तो समाजवादी और साम्यवादी में देखिए यहाँ पे फिर से स्पष्ट किया गया कि लोगों के बीच सेवाओं एवं वस्तुओं का समान वितरण यहाँ पे किया जाता है। और ये इसमें क्या है, तो लोगों में सेवाओं एवं वस्तुओं का वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, यानी कि जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतना दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत आने वाली इकोनॉमिक्स में किसी घर में 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्तियों के द्वारा काम किया जाता है, और एक व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पे 5,000, तो कितना इसका हो गया, 25,000 हो गया, ठीक है, 25,000 हो गया। तो जाहिर सी बात क्या है, 25,000 हो गया तो जाहिर सी बात है उसको उसका जो इनकम हो गया, घर का इनकम कितना हो गया, 25,000 का। लेकिन अगर इसकी आवश्यकता 25,000 ना होकर के कितनी है, अगर 15,000 है, तो उसके परिवार वाले को कितना दिया जाएगा, 15,000 रुपया ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब करें कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो करें कि इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर किसका, तो सामूहिक स्वामित्व होता है, ठीक है। फिर बोला है यानी कि इसमें सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। फिर बोला कि ये जो इसे वर्ग संघर्ष की मतलब क्या समाप्ति होती है, ठीक है। फिर बोला है कि इसमें मतलब जब सबको ही एक समान सबके पास, मान लीजिए कि ऐसे सोचिए वर्ग संघर्ष कैसे खत्म होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 20 आदमी है आपके गांव में या 200 आदमी है, 200 मान लीजिए कि 200 आपके गांव में आदमी है या शहर में है तो शहर में है, और 200 आदमियों के पास सबके पास 200-200 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 200-200 रुपया है। तो कोई एक दूसरे से अब मार करेगा कि भाई उसके पास ज्यादा है इसके पास ज्यादा है, कोई नहीं करेगा किसी से कोई मतलब, ठीक है मेरे पास इतना तो उसके पास भी इतना है, ठीक है। इसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा, इसमें किसी तरह का कोई मुठभेड़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें वर्ग संघर्ष की समाप्ति देखी जाती है। फिर बोला कि इसमें केंद्रीकृत योजनाओं पर बल दिया जाता है, यानी कि इसमें एक ऐसे योजना पर बल दिया जाता है जिससे सबका कल्याण हो सके। फिर बोल रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में राज्य एवं सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एकदम एग्जैक्टली राइट है। इस क्योंकि राज्य सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो फिर निजी व्यक्ति की तो अपना जो व्यापार करेगा उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, लाभ कमाना। तो फिर ये समानता जैसे सिद्धांत को तो ये प्रतिपादित कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो साम्यवादी या समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें राज्य या सरकार की भूमिका अहम मानी जाती है। फिर बोला है कि इस व्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति, कीमत आदि सबका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है, जो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि सरकार ही करेगा कि इसका कीमत इस वस्तु का कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि इस व्यवस्था के तहत सभी नागरिक सभी आर्थिक निर्णय
सामाजिक कार्य को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि ये इससे कितना अधिक से अधिक मानव कल्याण हो पाएगा, और उसी मानव कल्याण को ध्यान में रख करके हम लोग ऐसा करते हैं। फिर बोला कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना को रूसी समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही ग्रहण किया गया है। हालांकि ये तो योजना समाप्त हो चुका है, लेकिन जब तक योजना आयोग था, इसको जो है किस बेस पे हम लोग, तो पंचवर्षीय योजना के बेस पे ही हम लोग अपनाए हुए थे। फिर देखते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक थे कौन थे, तो जॉन मेनार्ड केन्स थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया था, ये नाम ही है मिश्रित, इसमें ना समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण शामिल होते हैं। यानी कि इसमें निजी व्यक्ति की भी भूमिका होगी और सरकारी भी भूमिका, दोनों की भूमिका होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की विशेषता या दोनों के लक्षण मौजूद हो, तो उसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं क्या होती है, विद्यमान होती है। अर्थात इसमें राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का परस्पर क्या होता है, आपसी सहयोग होता है। इसी को बोलते हैं मिश्रित आपके क्या, अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं कि कह रहा है कि जब दो मिश्रित होगा और सरकार और सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होगी, तो आर्थिक क्रियाकलापों में दोनों की अपनी अपनी अलग मतलब भूमिका होगी। तो कह रहा है कि इसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों अर्थात मांग एवं आपूर्ति की स्वतंत्र अंतः क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, पे नहीं होगा, पर छोड़ दिया जाता है। परंतु सरकार इसमें एक नियामक के तरह अपना अनुकूलतम नियंत्रण बनाए रखता है। यानी कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब निजी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी वस्तु का कीमत इतना कर दिया, रख दिया कि इससे जो गरीब लोग हैं उस वस्तु तक उनकी पहुंच हो ही नहीं पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा और इस स्तर का लाभ मिलना चाहिए जिससे जिस व्यक्ति के लिए वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, उपभोक्ता के लिए किया जा रहा है, उस उपभोक्ता को भी लाभ हो सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो नेक्स्ट बोला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि वही बातें होगी, इससे सामाजिक स्तर पे क्या लोगों का कल्याण हो पाएगा, और साथ ही साथ इससे अधिकतम लाभ वहां के जनता को हो पाएगा कि नहीं, इसको ध्यान में रख के किया जाता है। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व शामिल होता है, और कह रहा है कि इसमें सरकार नियामक के रूप में कार्य करता है। इसमें आर्थिक नियोजन को बढ़ावा दिया जाता है। पहले ही हम लोग बोल चुके थे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसकी किसकी भूमिका होती है, तो इसमें सरकार यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। दोनों आपस में मिलकर सह अस्तित्व यानी कि दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। और सरकार क्या होता है, एक विनियामक यानी कि कोई गड़बड़ी ना हो इसकी देख रेख मतलब क्या के रूप में ये कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को चेक करते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, ताकि अच्छे तरीके से एग्जाम हो पाए। तो सरकार एक ऐसा इसमें नियामक के तौर पर काम करता है कि इस अर्थव्यवस्था में कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी उत्पन्न ना हो, कोई व्यक्ति किसी चीज से मतलब क्या वंचित ना हो, सबका साथ सबका विकास एक साथ किया जा सके। तो इस क्लास में हम इतना ही रुकेंगे, फिर इसका सेक्शन 2 आएगा जिसमें और भी सारी चीजों को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको किसी तरीके से बेनिफिशियल लगे, आपके लिए लाभकारी हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।